संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, और दूसरा क्या है, गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें दो तरीके के, इसमें कितने, दो तरीके के, दो तरीके में सबसे पहले तो सांविधिक या वैधानिक जिसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी और कार्यकारी, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, संविधान में सीधा सीधा उल्लेख है, अपने को इसमें कौन सा पढ़ना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और कैग, दो पढ़ते हैं। इसके बाद में सांविधिक या वैधानिक, किसी विधि की पालना के लिए बनाया गया आयोग, पहले विधि बनी, उस विधि की पालना के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन, एनएचआरसी, सीवीसी, सीआईसी और लोकपाल। ठीक है, ये, और उसके बाद में कार्यपालिका भी मन में आई, एक आयोग बना दिया, कौन सा, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग, ये हमें आयोग पढ़ने सिलेबस में इधर के। सबसे पहले कैग, कैग तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करें तो 1858 में पहली बार कैग महालेखाकार, उसके बाद में 1884 में इसका नाम बदला, 1935 के अधिनियम से वर्तमान नाम और ऑफिस अस्तित्व में आया। उसके बाद में जब देश आजाद हुआ तो आर्टिकल 148 से 151 के बीच में, ठीक है, कैग। इसके बाद में भाग 5 का हिस्सा है कैग। अब इसके बाद में अगर देखें तो संवैधानिक है, स्थायी है, संवैधानिक है और स्थायी है, कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है। अब इसके बाद में आर्टिकल 148, इसमें एक सदस्य आयोग है, मतलब 1 2 3 से याद करेंगे, एक सदस्य आयोग है, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, छुट्टी कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, कार्यकाल 665, हटाया कैसे जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। अब सुप्रीम कोर्ट के जज की प्रक्रिया बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा राज्यसभा किसी में भी लाया जा सकता है, 150। इसके बाद में मर्जी है, स्वीकार करे या ना करे, अस्वीकार करते तो खत्म, स्वीकार करे तो 3 सदस्यों की जांच समिति, 3 सदस्य में पहला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस या फिर कोई जज, दूसरा किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, तीसरे नंबर पे कोई भी विख्यात विधिवेता। यहाँ तक की प्रक्रिया का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। यहाँ उसके बाद में दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, तो पहले में ये 3 चीजें, दूसरे में क्या दे रखी है, शपथ, दूसरे में शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, तीसरे में सैलरी कौन तय करेगा, संसद तय करेगा, लेकिन संचित निधि पर पारित होती है, चौथे में रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह का कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता, योग्य नहीं है, पांचवें में इसके जितने भी प्रशासनिक नियम और वे हैं वो कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, छठे में इसके ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो इसके ऑफिस के जितने भी खर्चे हैं वो सब किस पर भारित होते हैं, संचित निधि पर, कंसोलिडेटेड फंड पर भारित होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 149, ठीक है, 148 में कितने हैं, 6 है। सबसे पहले एक सदस्य, नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, योग्यता और कोई चयन समिति नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद में 665, उसके बाद में अवकाश भी कौन देगा, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट देगा, शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, 2 में सैलरी किस पर भारित, संचित निधि पर भारित। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं ले सकता, सारे नियम कौन अप्रूव करेगा, राष्ट्रपति, ऑफिस के खर्चे संचित निधि पर। 149 में कार्य और शक्तियां, पावर कौन डिसाइड करेगा, संसद, संसद ने कितनी बार डिसाइड की है, 3 बार, 1971, 1976 और 2017, 3 एक्ट बनाए इसके लिए। इसके बाद में कार्यों में मेन कार्य है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, लेखांकन और अंकेक्षण। अकाउंटिंग सिर्फ स्टेट का, सेंटर का नहीं करता है, 1976 से बंद कर दी, ठीक है, खुद वित्त विभाग करता है। उसके बाद में अंकेक्षण सेंटर का भी और स्टेट का भी, राज्यपाल और राष्ट्रपति को कभी मना नहीं कर सकता, ठीक है, जो काम दे दे वो कर देगा, स्थानीय का भी कर देगा, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकल 279 के तहत शुद्ध कर क्या होगा वो कौन तय करेगा, राष्ट्रपति तय करेगा, नेट टैक्स कितना है। उसके बाद में ये हेड होता है अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ये हेड होता है। ये सारी चीजें आर्टिकल 149। उसके बाद में 150 में दे रखा है प्रारूप कि किस फॉर्मेट में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग होगी, इसका निर्धारण क्या खुद करेगा, हर राज्य को अपने फॉर्म देगा, इसमें अपना हिसाब लिखो ताकि मुझे चेक करने में आसानी रहे। 151 अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देगा, वो संबंधित विधानसभा के पटल पे रखवाएंगे, राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखवाएगा, संसद में रिपोर्ट किसके पास जाएगी, लोक लेखा समिति के पास, और लोक उपक्रम समिति, दोनों समितियां उनके पास ये रिपोर्ट चली जाएगी। कौन है, के संजय मूर्ति, कौन से, ठीक है, हो गया कैग। कब आया पद, 1858 में पद आया, 1858, 1884 में नाम बदला, 1935 के एक्ट से स्टेबल हो गया। उसके बाद में आपने पढ़ने 4 आर्टिकल, आर्टिकल 148 में सीधी सीधी बात है, एक नियुक्ति कौन करेगा, छुट्टी कौन देगा, कार्यकाल हटाएगा कौन, प्रक्रिया क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट को जज के हटाने के समान। उसके बाद में शपथ, 2 में शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, प्रारूप कहां लिखा हुआ है, तीसरी अनुसूची कहां लिखा हुआ है, तीसरे, किसके समान शपथ लेता है, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। उसके बाद में तीसरे में क्या है, सैलरी कौन तय करता है, संसद करता है, पार्लियामेंट करती है, और किस पर भारित होती है, संचित निधि। 4 में रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं ले सकता, 5 में जो भी नियम है राष्ट्रपति तय करेगा, 6 में इसके ऑफिस के जितने खर्चे हैं सब संचित निधि पर भारित होंगे। 149 में लिखे हुए कार्यों में अकाउंटिंग, लेखांकन सिर्फ राज्य का, केंद्र का नहीं करता है, क्षेत्र में छीन लिया गया, अंकेक्षण राज्य का भी और केंद्र का भी, हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आर्टिकल 279 के तहत बताता है कि विशुद्ध रूप से टैक्स कितना है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों से केंद्र सरकार के पास पैसा आता है ना, अलग अलग माध्यम से पैसा आता है, तो वो ये बताने का काम करता है कि टैक्स कितना है, ताकि फाइनेंस कमीशन जो बना है वो बता सके कि कौन कितना बंटवारा किया जाना चाहिए। आर्टिकल 279। उसके बाद में हेड ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राष्ट्रपति राज्यपाल को मना नहीं कर सकता, वो जो काम दे दे ये कर लेगा। इसके बाद में आर्टिकल 150 ड्राफ्ट, प्रारूप कौन तय करता है, ये खुद तय करके देता है। 151 में रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति कहां रखता है, संसद में, और वो किसके बाद जाती है, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति। कितने लोग होते हैं लोक उपक्रम समिति में, 22। कितने सदस्य हैं, 22 में 15 और 7। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होता है, मंत्री सदस्य नहीं बन सकते इनके अंदर, और इसके अंदर सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, जिस पार्टी का जितना प्रतिशत है उतने ही प्रतिशत सदस्य हर समिति के अंदर जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में अगला कौन सा पढ़े, सीवीसी या ईसीआई पढ़ूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ क्या वो, हाँ 24, हाँ वेरी गुड, 25 जनवरी 1950 को, आर्टिकल 324 से 329 तक,
हाँ भाग 15 इस बार पहली बार 329 बी का प्रयोग किया था। इस बार के इलेक्शंस के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 329 बी का इस्तेमाल किया। यह है कि इलेक्शन जब चल रहे होंगे तो फिर चुनाव आयोग उसको सुप्रीम कोर्ट को अपनी कार्रवाई में चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से रोक सकता है। यूज हुआ था ध्यान रखना इस बार। तो इससे संभावना इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस बार। ठीक है, देखो मेंस में हर बार आता है, इस बार भी। तो आर्टिकल 329 भी ध्यान रखना क्या है कि सुप्रीम कोर्ट को रोक सकता है इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हस्तक्षेप करने से। सिर्फ कब तक? जब तक चुनाव चल रहे हैं। चलने के बाद में कोई मतलब खत्म होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट जैसे चाहे वैसे करेगा। ठीक है, हाँ एक बार सुप्रीम कोर्ट की बात याद है। डिलिमिटेशन कमीशन है ना, उसके हाँ डिलिमिटेशन कमीशन कैसा आयोग है? सांविधिक स्टैट्यूटरी है, वैधानिक है। ध्यान रखना प्रत्येक जनगणना के बाद में संसद एक्ट बनाएगी, उस एक्ट के बाद में ये बनेगा। ठीक है, इसके काम क्या है? लोकसभा विधानसभा के क्षेत्रों का निर्धारण, एससी एसटी की सीटों का निर्धारण, क्षेत्रफल सीट। इसके बाद में इसकी जो क्या बोलते हैं उसको सिफारिश है, उनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है कि अगर मतलब इसमें भी कंडीशन लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट सेम उसी तरह की कंडीशन लगाता है जैसी उसमें लगाई है। क्या बोलते हैं वो मृत्युदंड वाले में? मृत्युदंड में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? सामान्यतः, लेकिन यदि भेदभावपूर्ण है तो किया, बस यही वो केस है, भेदभावपूर्ण है तो किया जा सकता है। ठीक है, छगनलाल केस है कोई 2024 का ही। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हम क्या कर सकते हैं? जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। चलो बाजू इसमें इलेक्शन। अब देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 को बन गया, स्वतंत्र संप्रभु सभा। इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले तो इसका दायित्व क्या है? ये इसके आर्टिकल 324 आर्टिकल 3 चीजें लिखी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल करेगा। किसको? चुनाव। किसको करेगा? चुनाव। किसके चुनाव को? 6 तरीके के हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये 6 चुनाव इसके काम के। अब इसके लिए ये पहले एक सदस्य आयोग बनाया गया था। कितना सदस्य? एक सदस्य आयोग। लेकिन उसके बाद में 16 अक्टूबर 1989 जब 61वां संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन से 21 साल से 18 साल कर दी, तो काम बढ़ गया, तो इसे बना दिया गया 1+2 सदस्य आयोग। 1+2 सदस्य आयोग बनाया। उसके बाद में क्या हुआ? 1+2। इसके बाद में क्या हुआ? तो वापस 2 महीने बाद में इसका काम खत्म, तो 1990 में वापस इसको क्या बना दिया? एक सदस्य आयोग बना दिया। लेकिन फिर 1 अक्टूबर 1993, क्योंकि टीएन सेशन क्या बन चुके थे, ये बात ध्यान रखना कि फर्जी फैक्ट पूछ रहा था, एक फैक्ट बताता हूं। वोटर आईडी पे आप लोगों की फोटो टीएन सेशन के कार्यकाल में आनी शुरू हुई है, तो इनसे सब खौफ खाए हुए थे, तो इसको कर दिया गया 1+2। और इनको अब इलेक्शन कमीशन निर्णय कैसे लेता है? बहुमत से लेता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन निर्णय कैसे लेता है? बहुमत से लेता है। तो अब इस पे भी काफी कंट्रोवर्सीज और हुई है। तो ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? इतना भी नहीं है। हाँ ठीक है, तो गाड़ी की सर्विसिंग वाले को फोन आ रहा है तुमको तो बात करके दिखा दो। हाँ अरे नहीं, इतना समय नहीं है तुम्हारे। हाँ चलो, उसके बाद में ये हुआ। अब क्या हुआ? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक सदस्य आयोग है और सीईसी हुआ करता था, अब हो गए हैं 2 अन्य ईसी, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अब बात आती है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा, प्रेसिडेंट इनकी नियुक्ति करेगा। कार्यकाल कितना? 665। अब बात यह है कि इसकी ना तो योग्यता परिभाषित थी और ना ही प्रक्रिया। 2022 से पहले तक योग्यता, क्वालिफिकेशन और दूसरा प्रक्रिया, प्रोसीजर क्या होगा? चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये दोनों ही परिभाषित नहीं थे। फिर हुआ अनूप बर्नवाल केस। कौन सा केस? अनूप बर्नवाल केस। और अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई इसकी जो नियुक्ति है चुनाव आयोग की, वो की जाएगी किसके आधार पे? सीबीआई के डायरेक्टर की तर्ज पे। किस पर की जाएगी? सीबीआई डायरेक्टर की तर्ज पे नियुक्ति की जाएगी। सीबीआई डायरेक्टर में 3 लोग आते हैं, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सीजीआई, ये 3 आते हैं। ये कहा गया सरकार के जची नहीं, तो सरकार ने बनाया एक्ट। 2023 में क्या बनता है? एक्ट बनता है। और एक्ट बनता है 2023 में, द इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट सर्विस, अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन एंड सर्विस कंडीशंस। ठीक है, इसके बाद में इसकी योग्यता तय की गई। इसकी योग्यता क्या रखी गई? तो भारत सरकार में सचिव स्तर का ये व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इस एक्ट से सचिव स्तर बना दिया। दूसरी चीज क्या की गई? तो दूसरा कहा गया कि भाई चयन प्रक्रिया, और चयन प्रक्रिया में प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और एक कोई भी कैबिनेट मंत्री, ये तो चयन समिति हो गई। इसके साथ ही बनाई गई एक खोज समिति। क्या बनाई गई? खोज समिति, सर्च कमेटी। सर्च कमेटी का अध्यक्ष होगा लॉ मंत्री, जो 5 नाम लेके आएगा और इनको देगा, और इनको देने के बाद में ये राष्ट्रपति को देंगे, और उस व्यक्ति की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। इसमें ध्यान रखना, योग्यता, चयन समिति और खोज समिति, 3 चीजें। ठीक है, लॉ मंत्री की अध्यक्षता में बनेगी खोज समिति, जिसमें भारत सरकार के 2 सचिव होंगे। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हटाने की प्रक्रिया। पहले योग्यता भी नहीं थी, रिमूवल। रिमूवल तो कैसा है? सुप्रीम कोर्ट के जज के समान, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। कार्यकाल 665 हो गया। अब देखो इसके बाद में सीधे सीधे इसके आर्टिकल 324 में ये सब सारी बातें किसमें आती है? 324 में आती है। इसके बाद में आर्टिकल 325। अब इसके अन्य कार्य हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। साइलेंस पीरियड देता है, कितने का होता है साइलेंस पीरियड? 48 घंटे। अरे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है ना आचार संहिता, आचार संहिता लगाता है, तो आचार संहिता के दौरान 48 घंटे का क्या होता है? साइलेंस पीरियड होता है। ध्यान रखना। अरे कुछ नहीं, चुनाव प्रचार पे रोक, चुनाव से 2 दिन पहले साइलेंस पीरियड कहते हैं उसको, हैं?
क्या? हाँ, डोर टू डोर प्रचार। आरबीसी सवाल पूछ लेगी साइलेंस पीरियड कितने दिन का होता है, तो तुम फिर अलग ही मौन 2 मिनट का रखा जाता है। हाँ, 2 मिनट का मौन नहीं है, कितने दिन का है? 2 दिन का मौन है साइलेंस पीरियड। और इन्होंने एक नई नवाचार और किया था, अब मैं आज जैसे बता रहा था ना, ध्यान रखना, 10 प्रस्तावक चुनाव लड़ने के लिए, कितने? 10। किसको? निर्दलीय को, इंडिपेंडेंट को, या फिर कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है कि पहली बार पार्टी बनी है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी 10 ही चाहिए। लेकिन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, चाहे राज्य पार्टी हो चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो, कितने? एक जना चाहिए होता है। ये ध्यान रखना। ये और एक इस बार मतलब प्रिविलेज सिस्टम जो है, बेसिकली अंधे ब्रेन लिपि का सहारा लेके जो ब्लाइंड होते हैं वो वोट दे सकते हैं, ऐसी व्यवस्था पहली बार पौंडीचेरी में हुई थी इस बार के चुनाव के अंदर। ध्यान रखना, अगर इधर उधर फैक्ट उठाएगी आरटीसी तो प्रिविलेज सिस्टम लोकसभा के चुनाव में पहली बार यूज हुआ है। कहां पे यूज हुआ है? पौंडीचेरी में यूज हुआ है। बस ये दो चार चीजें। अब देखो 325 में है कि मतदाता सूची, किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में नाम जोड़ने से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, किस आधार पे? 4, रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। प्लेस ऑफ बर्थ पे किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। आप कर्नाटक में जाके नहीं कह सकते मेरे यहाँ का वोटर आईडी बनाओ। ठीक है, 4 ही आधार है इसमें, बाकी आधारों पर भेदभाव किया जा सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट और जेंडर। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, इनके आधार पे। मतदाता सूची, विशेष मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बाध्य नहीं है। विशेष मतदाता सूची कौन सी? राष्ट्रपति वाली, राज्यसभा के चुनाव वाली। ये आर्टिकल 325 किसकी बात करता है? मतदाता सूची की बात करता है। ठीक है, इसके बाद में आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 में है राइट टू वोट। वयस्क मताधिकार है, लेकिन कैदी, एनआरआई, पागल, इन लोगों को वोट देने से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, वोट पहले तो मतदाता सूची में नाम, 4 आधारों पर भेदभाव नहीं है। विशेष मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता कोई। उसके बाद में वोट देने से वंचित किया जा सकता है। वैसे तो 18 साल से, इसी में 18 साल से ऊपर का व्यक्ति वोट दे सकता है। इसके बाद में आर्टिकल 327 और आर्टिकल 328। आर्टिकल 327 क्या कहता है? तो आर्टिकल 327 कहता है कि संसद चुनावों के लिए नियम बना सकता है। पार्लियामेंट कैन फॉर्मुलेट दी रूल्स एंड रेगुलेशन। और यहाँ पर है स्टेट लेजिस्लेचर, क्या कर सकता है? चुनावों के लिए नियम बना सकता है। बना रखे इन्होंने, आरपी एक्ट बना रखा है। ठीक है, उसके बाद में 329 इसका प्रयोग हुआ था। ध्यान रखना कि न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऐसा कौन कर सकता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी तो अपने पास आधा घंटे बाकी, आयोग हो जाएंगे, 20 मिनट है। हाँ, तो करा दूंगा, लोड मतलब अभी ये इंपॉर्टेंट था, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। हाँ, इसको रिकॉल करवा दो। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना? 25 जनवरी 1950, आर्टिकल 324 से 329। ठीक है, अब इसके बाद में अगर बात करें तो सबसे पहले इसके 3 दायित्व हैं। आर्टिकल 324 में 3 शब्द लिखे हैं, कौन कौन से? अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल। किसका? चुनाव होगा। किसका है? चुनाव होगा। कौन कौन से? एक मिनट रुकना तुम, मैं क्या वो ये वाली पीपीटी लगा देता हूँ जिसमें मैंने आयोग लिखे हैं, तो क्या है कि सारे के सारे वो, एक मिनट रुको, तो 5-10 मिनट में 20 मिनट में खत्म है, लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है। यार तुम रिकॉल करो ने, होंगे होंगे सब होंगे इसमें हैं? अरे वो तो मेन वाली में दे दो। अरे ये लगा देना, बता दूं। चलो हाँ, अब देखो रिकॉल। तो कुल मिला के इसके कितने काम है? 3, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण। किसका? चुनाव होगा। कौन कौन से चुनाव? 6। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के। ठीक है, इसके बाद में कितने सदस्य आयोग है? 3। पहले था 1 से 3 कब हुआ? पहले हुआ 16 अक्टूबर 1989। उसके बाद में 1990 में जनवरी में इसको वापस क्या कर दिया? 1 सदस्य। फिर 1 अक्टूबर 1993 से क्या है? 3 सदस्य आयोग है। ठीक है, तब से 3 सदस्य। इसमें नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद में कार्यकाल कितना होता है? 6-65। पहले कोई योग्यता नहीं थी, अब क्या है? भारत सरकार में सचिव। रिमूवल कैसे होता है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। चयन कौन करता है? 3 सदस्य चयन समिति। कौन कौन? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता। हाँ ठीक है, इसके बाद में हाँ, खोज समिति, खोज के कौन लाता है? कानून मंत्री की अध्यक्षता में बनी समिति इसको खोज के लाती है। इसमें केस कौन सा याद रखना है? अनूप बर्णवाल वाद, जिसकी बाद में प्रक्रिया में बदलाव आया है। अनूप बर्णवाल बनाम भारत सन 2022। इसके बाद में 325 में दे रखी है मतदाता सूची। 4 आधार, कौन कौन से? धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग। रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, इनके आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। विशेष मतदाता सूची के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 326 हाँ, वोट देने से किसी को वंचित नहीं किया, मतलब 18 वर्ष की आयु, लेकिन कैदी, पागल, अनिवासी भारतीय, उन्हें वंचित किया जा सकता है। 327 में संसद कानून बना सकती है। 328 में राज्य क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। 329 में हाँ, रोका जा सकता है। कौन? किसको? सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने में, और इस बार इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सीवीसी। अरे सीपीसी, देखो सीबीएसई करप्शन को रोकने के लिए कब? 11 फरवरी 1964 को के संतानम समिति की सिफारिश पर 1 सदस्य आयोग बनाया गया। क्या बनाया गया? 1 सदस्य आयोग। उसके बाद में 1998 में इसको 1+2 कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1+2। उसके बाद में 2003 के अंदर पहले कैसा था? कार्यकारी से क्या बना दिया? सांविधिक, वैधानिक या फिर स्टैट्यूटरी। कब? 2003 के अंदर। उसके बाद में अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चयन समिति कितने सदस्यों की? 3, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। कार्यकाल कितना है? 4-65। इसके बाद में इसको हटाया कैसे जाएगा? देखो, इसको हटाने की प्रक्रिया, एनएचआरसी वाले को हटाने की प्रक्रिया, लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया सेम।
तीनों का हटाने की प्रक्रिया क्या है? सेम। लोकपाल में बस एक अपवाद है, 100 सांसदों के साइन होने चाहिए, बाकी सेम है। रिमूवल राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति दो तरीकों से, जांच करवा के और बिना जांच। जांच करवाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से करवाएगा। अब जांच में अक्षमता और सिद्ध कदाचार, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी में क्या हो सकती है? जांच। उसके अलावा पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, लाभ का बदले ले या अपराध सिद्ध हो जाए तो बिना जांच के हटाया जा सकता है। वास्तविकता ये इसमें जांच के बाद ही प्रूव होता है। ठीक है, ये सारी चीजें। अब इसका काम क्या है? तो इसका सीधा सीधा काम है भ्रष्टाचार को रोकना। इसके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सारे अधिकारी आते हैं। इसके क्षेत्राधिकार में कौन? भारत सरकार के सारे अधिकारी आते हैं। ऑल इंडिया सर्विस के ग्रुप ए के जितने भी पीएसयू हैं उनके, एलआईसी, नाबार्ड, आरबीआई, इन सब के अधिकारी आते हैं। अब वैसे E7 और E8 कैटेगरी के ऊपर के सारे पीएसयू के अधिकारी इसके रेंज में आते हैं। जितने भी केंद्र सरकार के आयोग हैं, मतलब नियम बने हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, उन सब के क्रियान्वयन के तहत ये सिर्फ केंद्र सरकार को क्या दे सकता है? सलाह दे सकता है। लोकपाल, ईडी, सीबीआई सब की सहायता से, या ईडी सीबीआई को तो सीधे क्या दे सकता है? निर्देश दे सकता है कि भाई इस तरीके से जांच की जाए। हो गई सीवीसी। 11 फरवरी 1964 के संतानम समिति। उसके बाद में 1998 में 1+2, 2003 में सांविधिक बन गया, स्टैट्यूटरी हो गया। उसके बाद में इसमें नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके कहने पे? 3 सदस्यीय चयन समिति। कौन कौन? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और 4-65 क्या है? 4-65। उसके बाद में हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने? मतलब दो तरीके, जांच और बिना जांच। जांच कौन? सुप्रीम कोर्ट करता है, दो कारणों पे, अक्षमता और सिद्ध कदाचार। 4 में बिना जांच। लाभ का पद, दिवालिया, पागल और अपराध सिद्ध हो जाए। कार्य क्षेत्र में सारे अधिकारी आते हैं, जितने भी अधिकारी हैं सब इसके अंदर आते हैं। ऑल इंडिया सर्विस ग्रुप ए, ग्रुप ए वाले। ठीक है, ईडीसीबीआई सबको निर्देश दे सकता है, केंद्र को सलाह दे सकता है, जितने भ्रष्टाचार के कानून बने हुए सबको ये इंप्लीमेंट करवा सकता है। इससे बाहर पढ़ नहीं रही थी तो क्या लाना पड़ा? लोकपाल। इससे बाहर नहीं पड़ी तो क्या लाना पड़ा? लोकपाल। अब देखो लोकपाल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सबसे पहले 1809 में ओम्बुड्समैन कहां पे बना? ठीक है, ओम्बुड्समैन स्वीडन के अंदर। उसके बाद 1963 में राजस्थान के अंदर पहला प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, हरिश्चंद्र ठाकुर प्रसाद। 1966 में भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग, पहले अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई, बाद में बने के हनुमंतैया। उन्होंने कहा था राष्ट्रीय लोकपाल और लोकायुक्त बनाए जाने चाहिए। पहला बिल 1968 में आया, पारित नहीं हुआ। उड़ीसा ने 1970 में बना दिया एक्ट। 71 में महाराष्ट्र ने कर दी, 3 फरवरी 1973 में राजस्थान ने कर दी नियुक्ति। और उसके बाद में सेकंड एआरसी वीरप्पा मोइली, इन्होंने दो बातें कही थी, राष्ट्रीय लोकायुक्त और राज्य लोकायुक्त। इसके बाद में 10वीं बार में बिल आया था 2011 में। समिति के पास गया, समिति के अध्यक्ष थे अभिषेक मनु सिंघवी, उनके फादर ने ये टर्म दी थी, LM सिंघवी ने। ठीक है, और उसके बाद में राज्यसभा में 17 दिसंबर 2013 को, लोकसभा में 18 दिसंबर 2013 को, 1 जनवरी 2014 को पारित हुआ और उसके बाद में 16 जनवरी से लागू हो गया। अब 16 जनवरी से लागू हुआ तो 1+4+4 कितने सदस्य? 1+4+4। ठीक है, एक अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट का जज या भी कोई विख्यात विधिवेता। 4 होंगे न्यायिक क्षेत्र से, बाकी जो 4 होंगे वो SC ST OBC महिला माइनॉरिटी। OBC ऐड हो चुका है, इसमें ध्यान रखना। अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसके? 5 लोग। किसके कहने पे? 6 हो गए। ठीक है, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता, CJI, लोकसभा का अध्यक्ष और 5वां व्यक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नामित होगा। 9 लोगों का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट है कौन लोकायुक्त नहीं बन सकता है? 45 साल से कम का व्यक्ति, MP MLA रहा हुआ और अपराध सिद्ध हुआ व्यक्ति। अब इसको भी कैसे हटाया जाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा। जांच और बिना जांच। जांच किससे? सुप्रीम कोर्ट से। जांच तभी हो सकती है जब 100 सांसद साइन करें। 100 सांसद साइन करेंगे तो ही इसके विरुद्ध जांच हो सकती है। जांच के कारण कितने? तो कौन कौन से? सिद्ध कदाचार और अक्षमता, और दूसरा बिना जांच वाले में दिवालिया, पागल, लाभ का पद और अपराध सिद्ध। ये बन ही नहीं सकता। कार्यकाल क्या है? 5 70। अब इसका काम क्या है? तो भ्रष्टाचार को रोकना। ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी क्या कर सकता है? जांच कर सकता है, लेकिन तब कर सकता है जब इसके 2/3 सदस्य इसकी सहमति दे। 5 मामलों में ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है। 5 मामले कौन से? सुरक्षा से जुड़ा हुआ, अंतरराष्ट्रीय संधि, अंतरराष्ट्रीय समझौता, मतलब होता है ना, स्पेस और परमाणु ऊर्जा, इन 5 मामलों में नहीं कर सकता। मंत्री पूर्व वर्तमान की जांच कर सकता है, सांसद पूर्व वर्तमान की जांच कर सकता है, सारे अधिकारियों की जांच कर सकता है, और वो NGO जिन्हें 10 लाख से ज्यादा विदेशी चंदा प्राप्त हो रहा है उनकी भी जांच कर सकता है। ये रिटायरमेंट के बाद कोई पद नहीं ले सकता, कोई मतलब कोई नहीं, चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। उसके बाद में इसको काम करने के लिए फिक्स टाइम दिया जाता है। सामान्य प्रकृति का मामला है तो 3 महीना, गंभीर प्रकृति का मामला है 6 महीना, गंभीर प्रकृति का मामला है 6 महीना, अभियोजन स्वीकृति का मामला है तो 1 साल। लिखा हुआ नहीं इसलिए याद नहीं आ रहा, यहाँ क्या है? 1 वर्ष। ठीक है, ये हो गया आपके लोकपाल। ठीक है, ये हो गया लोकपाल। अब इसके बाद है क्या? अब NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब कल मैं क्वालिटी, ये जो स्लाइड्स है इन्हीं से रिवाइज कराऊंगा। क्यों याद नहीं आएगी? NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, 12 अक्टूबर 1993 कैसी है? वैधानिक। ह्यूमन राइट्स एक्ट बनाए गए। अब ह्यूमन राइट को पहली बार किसने परिभाषित किया? UN ने। कब किया था? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को 2 वॉल्यूम में किया था, पहले 21, बाद में 22 से 27। अब इसके अंदर ह्यूमन राइट्स के लिए क्या है? 1+5+7। कितने लोग हैं? 1+5+7। अभी अभी ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष बने रामा सुब्रमण्यम। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। अब देखो 5 सदस्य, 5 सदस्यों में से एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और 3 ह्यूमन राइट्स के जानकार, जिनमें एक महिला होनी ही चाहिए। उसके बाद में जो 7 हैं वो 7 अन्य आयोगों के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होंगे। कौन कौन से? नेशनल कमीशन फॉर SC ST OBC, महिला, माइनॉरिटी, दिव्यांग और बच्चे। 1+5+7। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज, 5 जो है उनमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज, 3
ह्यूमन राइट्स के जानकार जिनमें एक महिला, बाकी जो सात हैं वो राष्ट्रीय, एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, माइनॉरिटी, दिव्यांग और बच्चे आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, वो होंगे। नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कितने लोगों से पूछ के? 6 लोगों से पूछ। कितनों से पूछ के? 6 लोगों से। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, सॉरी उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति और दोनों विपक्ष के नेता, लोकसभा वाले भी और राज्यसभा वाले भी। अब ठीक है, हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। कैसे? सेम भाई, जांच और बिना जांच। इसके बाद में वेतन केंद्र सरकार, रिपोर्ट भी केंद्र सरकार। टेन्योर कितना है? 370। एक बाकी CI और नीति आयोग 2 हो जाएंगे। अति हो गई क्या? है 2 मिनट सुन दो, कल एक बार वापस रिवाइज करा दूंगा। है कल 11 बजे से आ जाओगे? नहीं 12 बजे से। अरे अति हो गई क्या? CIC समझाओ। CIC में कुछ नहीं है। CIC शुरू होने से पहले क्या हो जाएगा? ये देखो यही बता देता हूँ। अरे CIC कब बना है? 12 अक्टूबर 2005। 1+10 नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, प्रधानमंत्री विपक्ष का नेता और एक कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर। और बाकी उसमें कुछ नहीं है। उसका कोई कार्यकाल नहीं है, उसका वेतन सब कुछ किसके हाथ में है? केंद्र की सरकार के। और कोई भी बन सकता है। चलो बाकी तुम इतना लंबा बैठ लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तुम